गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पाठ कन्यादान समझने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया है कि अक्सर हम सुनते हैं लड़की का विवाह करना है तो हमें उसका कन्यादान करना है, लेकिन लेखक या कवि इस बात को नहीं मानता है। अर्थात वो कहना चाहता है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान किया जा सके। विवाह भी एक तरह से एक समझौता होता है जिससे दो परिवारों के बीच में संबंध स्थापित हो सके, और लड़की कोई दान की वस्तु नहीं है, वो भी इंसान है, इसलिए उसको दान नहीं किया जा सकता है। तो इसी की ओर उन्होंने संकेत किया जो प्राचीन परंपराएं बनी हुई है कि कन्यादान करना। वस्तुएं दान होती हैं, कोई जीवित व्यक्ति दान नहीं किया जा सकता है। उसकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो भी कुछ करना चाहता है। और दान की हुई वस्तु पर कहते हैं ना, दान इसलिए प्राचीन समय में नाम रख दिया गया दान करना, क्योंकि दान की हुई वस्तु पर दान देने वाले का फिर कोई अधिकार नहीं होता है। जबकि कन्या ऐसी नहीं है कि जिसको एक बार दान दे दिया फिर उसका क्या हो रहा है, क्या उसके माता पिता उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कन्या भी ऐसा नहीं, दान दी वो लेकर के कहीं भी चला जाए और दान देने वाले को उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कन्या तो बार बार आती है, माता पिता से मिलती है और उनके साथ अपना संबंध जीवन भर रखती है। तो इसलिए उन्होंने इस शब्द का एक तरह से विरोध किया हुआ है और एक माँ की अभिलाषा को व्यक्त किया है कि किस तरह से, जैसे आप लोग होते हो ना, आप अपने आप को बड़े ही कितना ही बड़ा समझने लग जाओ, लेकिन माता पिता के लिए आप सदैव बच्चे ही रहते हैं। वो कितना भी आप समझदार हो जाओ, हो सकता है कि आपके नहीं तो किसी और के भी माता पिता किसान है, नहीं समझते, कम पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनका यही उद्देश्य रहता है कि कितना हम अपने बच्चे को समझा दें। हो सकता बच्चा उनसे भी ज्यादा समझदार हो गया हो, लेकिन फिर भी वो यही सोचती है कि हम समाज के बारे में या किस तरह का है या उन्होंने जीवन में कैसा अनुभव प्राप्त किया है उसके बारे में अपने बच्चे को कितना अधिक से अधिक समझा सके। तो इसी तरह से एक देखिए माँ अपनी देखिए लड़की को किस तरह से समझाने का प्रयास करती है। जैसे कि हमने लिख दिया इस पर, प्रमाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। जीवन में वास्तविकता क्या होती है, दिखाई क्या देता है हमें, और वास्तविकता क्या होती है इसकी। धुंधले माने अस्पष्ट, जो कम दिखाई देता हो, धुंधला सा है, या आभास माने महसूस करना। तो माँ ने इसी तरह से है ना अपनी लड़की को छोटे बचपन से ही है ना देखे पाल करके बड़ा किया है, यहाँ तक कि अब तो फिर भी इतना भेदभाव नहीं होता है, लेकिन प्राचीन समय में तो लड़का और लड़कियों के बीच में बहुत भेदभाव होता था। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें जन्म होते ही पराया धन समझा जाता था। उन पर पैसे खर्च करना या उनके एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें कोई प्रयास करना, वो सभी वो व्यर्थ समझते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अरे इसका तो एक दिन विवाह करना है, ये तो वैसे भी अपने घर चली जाएगी। तो इस तरह से एक देखिए कन्या का जीवन कैसा होता है कि ना तो जिस घर में है ना तो वो घर उसका है, और जिस घर में जाएगी ना तो वो घर उसका है। क्योंकि जिस घर में पहुंचेगी वो ये समझते कि ये बाहर से आ गई है, इसलिए इसका इस घर पे क्या अधिकार है, जो भी है सब हमारा है। और जिस घर में थी वो भी ये सोचते थे कि ये विवाह हो जाएगा और ये चली जाएगी, तो फिर हमारा इससे क्या संबंध, फिर हम इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें। तो इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो लोगों के मन के भाव थे, लेखक ने वही व्यक्त करना चाहा है कि ऐसा नहीं है कि माता पिता को अपने बच्चे के प्रति लगाव नहीं होता है, उसे उतना ही लगाव होता है जितना वह लड़के से करता उतना ही लड़की से करता। आज के समय में हम यह देखें तो हम ये सोचते थे पहले कि कन्या का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई और इसके बाद वो माता पिता के लिए क्या सहारा बनेगी। लेकिन आजकल लड़के भी क्या सहारा बन रही है, क्योंकि वो भी घर पे नहीं रह सकते, उनको भी कहीं ना कहीं सर्विस करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, और बाहर जाके ही उन्हें रहना पड़ेगा। यदि माता पिता के पास समय है और वो उनके साथ रहना चाहते हैं तो वो वहीं आके रह जाए। वो बच्चा तो वापस आकर के, उसकी भी मजबूरी है, उसके लिए भी हम ये नहीं कहा जा सकता है कि अरे भाई तुम अपनी सर्विस छोड़ करके माता पिता की घर पे आकर के सेवा करो, क्योंकि वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या है।
तो इस तरह से जीवन को निरंतर चलाने के लिए हमें जिस तरह के हमने जो पहले मापदंड निर्धारित किए थे, कवि उन्हीं का विरोध कर रहा है कि जो प्राचीन समय में, क्योंकि उस समय सिर्फ घर पे रहते थे, लड़का घर पे रहता था, खेती देखता था, तो उन्हें लगता था यही हमारा सहारा बनेगा और लड़की का विवाह हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे के घर चली जाएगी। लेकिन अब तो दोनों को ही बाहर जाना है, कहीं पर भी जाए, और यदि तुम्हें सहारे की आवश्यकता है तो पेरेंट्स को खुद ही बच्चे के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसी के लिए देखिए लिखा हुआ है कवि ने, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। माँ की व्यथा का देखो वर्णन किया है लेखक ने कि कितना प्रमाणित है, सत्य था, वास्तविक था कि जब लड़की को दान किया जाता है या लड़की का विवाह करके उसको अपने घर से विदा किया जाता है, वो सबसे बड़ा दुख होता है माता पिता के लिए। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। ऐसा लगता है कि माँ के लिए वो उसकी अंतिम पूंजी थी, जो भी उसने एकत्रित कर रखा था वो सब कुछ वो आज दान कर रही थी या उसको दूसरों को दे रही थी, क्योंकि उसके मन में अभी भी एक बच्चे जैसी छवि उस बालिका की थी कि जो अभी छोटी है, भोली है। वो बड़ी भले ही हो गई, शारीरिक रूप से वो भले ही बड़ी हो गई है और विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका विवाह करना पड़ रहा है, लेकिन माँ की दृष्टि में अभी भी वो वही छोटी है जो चंचल और बचपन में शरारतें करती थी और किस तरह से भोली थी। तो कवि ने क्या वर्णन किया है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब अभी बड़ी नहीं हुई थी, परिपक्व नहीं हुई थी कि वो दुनिया की बातों को समझ सके। इतनी अधिक उसके अंदर अभी योग्यता नहीं आई थी, क्योंकि माँ तो उसको बचपन से ही जानती है ना, तो जितना अधिक माँ जानती होगी शायद कोई नहीं जानता होगा। माँ लड़के को और लड़की को दोनों को ही बराबर समझती है और वो जानती है कि इसके अंदर कितनी अधिक योग्यता आ चुकी है। तो अभी किस तरह की लड़की, विवाह योग्य तो हो गई, देखने में शारीरिक रूप से तो विवाह योग्य हो गई, लेकिन अभी भी वो सयानी नहीं है। कैसी नहीं है? भोली है। अभी इतनी भोली और सरल है, भोली है वो और सरल है। क्या होता है, क्योंकि जिस समय आप देखते कि हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो सिर्फ हमारी आंखों को दिख रही हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है। वो उसको देखने और समझने की जब हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि हम उस चीज को देख भी लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं, तब उसका देखना सार्थक है। हमने देख तो लिया लेकिन उसको समझा नहीं। जो चीज हमें वास्तविक दिखाई देती है, क्या हम वही समझ लेते हैं कि ये ऐसी है, या क्या वास्तव में इसको पाना इतना सरल काम है? नहीं है। तो वो यही कहती कि अभी वो सयानी नहीं हुई है, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। सुख तो समझती थी, जैसे वो देखती थी कि हाँ हम देख रहे हैं लोगों को खूब पैसे हैं उनके पास और आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन उस आराम की जिंदगी पाने के लिए उन्होंने कितने कष्टों को भोगा है इसका आभास नहीं है, क्योंकि वो तो सामने ये देखती है कि कितना आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और कितने आराम से रह रहे हैं। तो वही माँ कहना चाहती है कि उसे सुख का आभास तो होता था। वो ये तो जानती थी कि हाँ इस तरह से सुखपूर्वक जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन उस सुख को पाने के लिए कितना अधिक प्रयास करना पड़ता है। हम किसी को कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को देखते कि क्या ठाट है, आराम से गाड़ी से घूम रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कभी हमने उसकी वास्तविकता को जाना कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया और आज उस स्थिति पे रहने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। आपको वो गाड़ी पे घूमते हुए और सब कुछ तो नजर आ रही है, लेकिन यदि वो वहीं पे ही बस गाड़ी पे ही घूमते रहे तो वो कितने दिन तक उस जगह पर रह सकती है? नहीं रह सकती। एक पूरे डीएम है तो उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर कुछ भी होता है उसकी जानकारी होना, उसे परिस्थिति को नॉर्मल करना, ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो यदि हम ये तो देख लेते कि ठाट बाट कितने अच्छा बंगला गवर्नमेंट ने दे रखा, अच्छी गाड़ी देख रही और आराम से घूम रही है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में और उस स्थिति को बरकरार बनाए रखने में
उन्हें कितना अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं हम, तो क्या उनका बिजनेस ऐसे ही नहीं चल रहा है? उसके लिए उन्हें कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि वो लड़की सुख को तो जांच लेती थी, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था कि उसके पीछे छिपे हुए कितने सारे कष्ट हैं। उन कष्टों को हम कैसे पार कर पाएंगे, ये उसको नहीं आता था। क्योंकि आप गए विवाह में, देखा क्या ठाट बाट से शादियां हो रही है, कितनी सुंदर लग रही दुल्हन देखने में, कितना सुंदर जेवर आया, बहुत सारे कपड़े आए, क्या ठाट है। तो क्या उस तरह की ठाट जीवन भर रहती है? नहीं, उस क्षण एक दिन के भी नहीं है। और इसके बाद जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराना पड़ेगा। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। कवि कहना चाहता है कि उसे सुख तो मालूम होता था, क्योंकि वो दिखाई देता है जो, बस उसी चीजों को वो समझ पा रही है, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए दुखों का उसे आभास नहीं होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश होता है, आपने देखा, तो उसमें कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जो चीज दिखाई दे रही है वही समझ में आती है। इस तरह से वो जो धुंधले प्रकाश में या कुछ लिखा हुआ है उसको वो देख पा रही थी, पढ़ तो पा रही थी, लेकिन उसके पीछे क्या है इसको वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। कुछ तुकों को अर्थात उन काव्य वैवाहिक जीवन की काव्य पंक्तियों को तो वो पढ़ पा रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए दुख को उसे आभास नहीं था, उसको नहीं समझ पाती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। लयबद्ध पंक्तियां अर्थात वैवाहिक जीवन में क्या क्या सुख होती है, इसका तो आभास था उसे, लेकिन उन सुखों को पाने के लिए कितने दुखों को उठाना पड़ेगा उसका आभास नहीं होता था उसको। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात माँ ने ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना? इसमें क्या बताना चाहती है माँ? माँ का संकेत है कि पानी में झांककर, पानी में भी हमें क्या दिखाई देता? अपनी परछाई दिखाई देती है? तो उसी को कहना चाहती है माँ कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। अर्थात अपने आप को सुंदर समझ करके ये मत समझना कि हम बहुत सुंदर हैं इसलिए सभी हमको इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ थोड़े दिनों में ही सुंदरता देखी जाती है, फिर इसके बाद व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, किस तरह से वो घर परिवार का पालन पोषण कर सकती है, कैसे आगे ले जा सकती है परिवार को, वही देखा जाता है। सुंदरता हमेशा साथ नहीं रहती है। इसलिए माँ ने संकेत भी किया। माँ ने कहा पानी में झांककर। पानी में झांकने का मतलब यह दर्पण में अपने आप को देख करके कि हम तो बहुत सुंदर हैं, इसलिए परिवार में सभी हमसे इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। तो ये सोच करके अपने आप को भ्रम में मत डालना, अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने आप को सुंदर समझ करके उस पर मत रीझ जाना। आगे अधिक सुंदरता पर भी घमंड मत करना। और आगे फिर माँ संकेत देना चाहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। फिर उसने संकेत दिया है कि आग जो होती है वो सिर्फ रोटियां सेकी जाती है, उससे जलने के लिए नहीं। ये माँ ने क्यों संकेत दिया? क्योंकि दहेज प्रथा के कारण बहुत सारी कन्याओं को देखे ससुराल में जला दिया जाता है, तो उसकी ओर माँ संकेत कर रही है। यदि तुम्हें इस तरह की परिस्थिति आ जाए और लोग इस तरह से भी प्रताड़ित करें, तब भी तुम उस आग का उपयोग अपने आप को जलाने के लिए मत करना। आग में जला देना या उसको जलने के लिए प्रेरित करना, उसको इतना अधिक परेशान करना कि वो अपने आप आत्महत्या कर ले। यदि इस तरह की स्थितियां आए तब भी माँ संकेत कर रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात अपने आप को उसमें जला करके नष्ट मत करना, उस परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। जो वस्त्र और आभूषण तुम्हें विवाह के समय दिखाई दे रही है, जिनकी चमक दिखाई दे रही है, ये हमारे लिए एक भ्रम है, इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया बंधन है स्त्री जीवन की, अर्थात स्त्री जीवन के ये एक बंधन के समान है। इसमें आपने देखा बाल विवाह कर दिया जाता था लड़कियों का, तो वो उसी में ही खुश रहती थी कि हमारे ससुराल से कितने अधिक वस्त्र आए, कितने अधिक आभूषण आए,
लेकिन उस ससुराल में क्या क्या कष्ट मिलेगी उसका उन्हें आभास नहीं होता था। इसीलिए हमने आपको बताया कि जिस तरह से एक समाज की मानसिकता है कि जिस घर में वो पलती है उस घर के लोग भी यही सोचते हैं कि अरे ये तो थोड़े दिन बाद विवाह होकर के चली जाएगी, हमें इससे क्या काम, या बहुत अच्छा हम इसको पढ़ा लिखा भी देंगे तब भी क्या ये कमा के हमें थोड़ी खिलाएगी जाके अपने ससुराल वालों को। और दूसरा, जिस घर में वो पहुंचती है उस घर के व्यक्ति भी यही समझते हैं कि अरे ये तो बाहर से आई, ऐसे अधिकार जमा रही हो जैसे इसका ही घर हो, तो फिर उसका घर है कहाँ? ना तो उसका पियर में घर और ना उसका ससुराल में घर, तो फिर उसका घर है कहाँ? इसके लिए भी कवि ने लिखा हुआ है कि आज तक एक स्त्री एक घर की तलाश में ही लगी रहती है कि आखिर में उसका वास्तविक घर है कौन, जिस पर वो अधिकार के साथ रह सके। तो इसी के लिए कवि का संकेत इसी तरह से है कि यदि ये एक शाब्दिक भ्रम है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, इनमें कभी मत उलझना, बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री जीवन के एक बंधन के समान है। आगे फिर माँ ने फिर लड़की को सचेत करते हुए कहा है, माँ ने कहा लड़की होना, लड़कियों के अंदर जो सरलता होती है और जो सौम्यता होती है और जो समाज में या परिवार को एक कहते ना बचपन से ही लड़की इस तरह के स्वभाव की, सबसे सरल स्वभाव की होती है कि वो बचपन से ही इतनी चंचल और अच्छी होती कि लोग लड़के की अपेक्षा लड़की को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो इस तरह की यदि भी हो, तुम भोली होना, अपनी लड़की की जो वास्तविकता होती है उसको भी मत खोना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की तो होना, लड़की के अंदर जो सौम्यता सरलता होती है वो तो अपने अंदर कायम रखना, लेकिन लड़की समझ करके कमजोर मत अपने आप को होने देना कि कमजोर समझ करके लड़की अबला तू अबला है। इस तरह की भी कई कवियों ने कह देखे रचनाएं लिखी हुई है कि अबला का मतलब होता है तुम्हारे अंदर बल नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां अपने सामने कभी भी उत्पन्न मत होने देना कि लड़की समझ करके तुम्हारा कोई शोषण करना चाहिए। तो इस तरह का अत्याचार कभी भी मत सहन करना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जब इस तरह का कोई है तुम्हारे ऊपर अत्याचार वो आए तो उसका विरोध अवश्य करना और उससे आगे या जीत करके उससे आगे निकलने की कोशिश करना। ये नहीं कि हम लड़की है इसलिए हमें ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से माँ लड़की को इन सब की ओर भी सचेत कर रही है या समझाना चाहती है।